आज हम लोग जनवरी के प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसमें प्रथम सप्ताह के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा की जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ऑप्शन है नमिता गोखले, दूसरा ब्रत्य बसु, तीसरा खालिद हुसैन, चौथा किरण गौरवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नमिता गोखले। और इनको उनके किताब थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए ये अवार्ड मिला है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये ब्रत्य बसु को बंगला भाषा के लिए, खालिद हुसैन को पंजाबी, किरण गौरवी को मराठी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? तो ऑप्शन है कानपुर, मेरठ, भोपाल और रांची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मेरठ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। तीसरा सवाल है डैंडिक अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 में किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ऑप्शन है दानिश सिद्दीकी, फेर डिसूजा, प्रेम शंकर झा और सौरभ शुक्ला। तो इसमें दानिश सिद्दीकी को डैंडिक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, डैंडिक अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? तो दानिश सिद्दीकी को। ठीक है, और ये प्रेम शंकर झा को डैंडिक अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आंसर है दानिश सिद्दीकी। चौथा क्वेश्चन है चीन ने किस भारतीय राज्य को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और मिजोरम। तो आप लोग सब इसका जवाब जानते ही होंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन बहुत दिनों से यह दावा करता है कि यह जो है ये पश्चिमी तिब्बत है, और इसमें अभी अभी कुछ समाचार मिला है कि इसने अरुणाचल प्रदेश में घुस के एक गांव भी बसा लिया है। तो हमारा आंसर है अरुणाचल प्रदेश। पांचवा, पीएम मोदी ने किस राज्य में लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 111 मेगावाट परियोजना जिसका नाम है सवारा कटट्टू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गुजरात। दूसरा हमारा ऑप्शन है, एक मिनट, दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना सवारा कटट्टू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, और यह किस नदी पर है? तो यह है गिरिह नदी पर यह परियोजना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ द पायोनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल रवेल, एसएस ओबेरॉय, शांतनु गुप्ता और वीएल इंदिरा दत्त। तो इसका सही जवाब है वीएल इंदिरा दत्त। ठीक है, इसके अलावा जनवरी में 2 और पुस्तक चर्चा में रहा था। एक का नाम है बैचलर
डेड। और इस पुस्तक के लेखक हैं अभिनेता तुषार कपूर। तुषार कपूर जो है जितेंद्र के बेटे हैं। और ये दूसरा है गांधी एसएसएन। और ये पुस्तक नाथुराम गोडसे पर आधारित है। इसका पूरा नाम है गांधी एसएसआइन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र के झा। ठीक है, तो डॉक्टर वीएल दत्त ये फिल्म निर्देशक थे। ग्लिम्पसेस ऑफ पायोनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक वीएल इंदिरा दत्त है। एक एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी ईईएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है राधिका झा, धृति बनर्जी, वर्तिका शुक्ला या पूनम गुप्ता। तो इसका आंसर है राधिका झा। 8वां, दी इज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? विजय राज, वरुण शर्मा, स्मृति मंदाना या चौथा विजय राज और वरुण शर्मा दोनों। तो इसका आंसर है विजय राज और वरुण शर्मा। विजय राज और वरुण शर्मा दोनों अभिनेता हैं। ठीक है, ये अभिनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं दोनों। एक भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरवी रविंद्रन, गुरबीर पाल सिंह, प्रवीण कुमार, प्रदीप चंद्रन नायर। तो इसका आंसर है प्रवीण कुमार। 10वां क्वेश्चन है तमिलनाडु के कोवलपट्टी में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो देखिए, तो अब की बार जो राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें 2 प्रश्न इसी से आ सकते हैं कि कहाँ हुई थी। तो आंसर होगा आपका तमिलनाडु के कोवलपट्टी में। और यह जो राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हुई थी वो कैवी थी, कौन से नंबर की थी? तो 11वीं थी। तो इसमें कौन से टीम विजेता रही थी? ऑप्शन 1 है चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु के कोवलपट्टी में आयोजित 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की टीम ने जीती थी। तो उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो 200 टेस्ट विकेट लेने वाला 5वां भारतीय तेज गेंदबाज बन गया है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद शमी। इससे पहले जो है अनिल ये 5वें क्रिकेटर बन गए हैं, 5वें भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और इससे पहले और इन्होंने 55 टेस्ट में ये खिताब हासिल किया है। 55 टेस्ट में 200 विकेट लिए हैं। इससे पहले कपिल देव पहले नंबर पे थे जिसने कि 53 टेस्ट में, और उसके बाद जवागल श्रीनाथ, इन्होंने 54 टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, किस राज्य सरकार की विधानसभा ने बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड को सजा के रूप में शामिल करने के लिए सख्ती आपराधिक कानून पारित किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड को सजा के रूप में पारित किया है। भारत और किस देश ने 1 जनवरी 2022 को अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट साझा की? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या पाकिस्तान? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत 1992 से हर साल अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से के साथ साझा करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है?
ऑप्शन 1 है कुलदीप सिंह, ऑप्शन 2 है सीलवर्धन सिंह, ऑप्शन 3 है संजय अरोड़ा और ऑप्शन नंबर 4 है पंकज कुमार सिंह। तो अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता है कि किसी अन्य विभाग का वो प्रमुख है और उसको दूसरे किसी विभाग का प्रमुख बनाया गया है कुछ समय के लिए, जब तक कि कोई नया व्यक्ति उस पद को नहीं संभाल लेता तब तक के लिए बनाया गया है। तो ये एक मुख्य कार्य के अतिरिक्त जो प्रभार दिया जाता है उसको अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3 संजय अरोड़ा। तो इसमें ये जो संजय अरोड़ा है ये आईटीबीपी के महानिदेशक है ऑलरेडी, और इन्होंने अभी कुमार राजेंद्र चंद का स्थान लिया है। कुमार राजेंद्र चंद, ठीक है। तो इनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया था। उनके स्थान पर संजय अरोड़ा को एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और ये एसएसबी जो है स्पेशली नेपाल तथा भूटान की सीमा की सुरक्षा करता है। और यह जो है एसएसबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एसएसबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो आईटीबीपी के प्रमुख संजय अरोड़ा को एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा ये जो कुलदीप सिंह है ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीलवर्धन सिंह जो है ये सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। और पंकज कुमार सिंह जो है ये बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ये सब पॉइंट भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 60वां, 62वां, 64वां या 66वां? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 64वां। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। तो इस तरह से ये जो है ये 64th है, ठीक है। और इसके अभी इस डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है या डायरेक्टर? ये है जी सतीश रेड्डी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। अब हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम जारी की गई है और यह कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, 14 जनवरी, 12 जनवरी या 28 फरवरी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की जो थीम है ये है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। और यह जारी किसने किया? तो यह जारी किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। किसने? जितेंद्र सिंह ने। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। ये एक हमारे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सीवी रमन, उनकी याद में मनाया जाता है। उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, रमन इफेक्ट, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और इसीलिए 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो चेतन शर्मा, रणदीप सिसोदिया, जयंत घोषाल या राजेंद्र कुमार पांडे? तो इसका आंसर है जयंत घोषाल, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं? विशेश्वर टुड्डू, जी अशोक कुमार, नरेंद्र सिंह तोमर या गजेंद्र सिंह शेखावत? तो इसका आंसर है जी अशोक कुमार, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा हाथियों को रेलवे लाइन से दूर रखने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? बाज योजना, तितली योजना, चींटी योजना या मधुमक्खी योजना? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 मधुमक्खी योजना चलाई जा रही थी। ये बहुत पहले की योजना है और ये इसको इंग्लिश में प्लान बी कहा जाता है। बी मतलब मधुमक्खी होता है।
ठीक है। तो इसमें एक डिवाइस लगाया जाता है जिससे कि मधुमक्खी की आवाज निकलती है और यह आवाज 400 मीटर तक फैलती है और जिसको सुन के हाथी जो है वो पटरी पर नहीं आते हैं और इससे एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता है। हाल ही में हाथियों के कारण असम में रेल दुर्घटना हुई थी जिस कारण ये चर्चा में रहा था। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, धर्मेंद्र प्रधान ने कितने दिनों तक चलने वाले पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया है? 30 दिन, 75 दिन, 100 दिन या 125 दिन? तो इसका आंसर है 100 दिन। तो ये पढ़े भारत अभियान 100 दिन तक चलेगा जिसका कि उद्देश्य है भारतीयों में पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।